हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में हम पिछले वीडियो में गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके थे। आज इसमें हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्रायंडलिच अधिशोषण समतापी। फ्रायंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र। देखिए, अधिशोषण समतापी वक्र का अर्थ क्या है? फ्रायंडलिच नामक के वैज्ञानिक के द्वारा निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब के मध्य में वक्र बनाए गए। निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब के मध्य में वक्र बनाए गए और इस प्रकार से प्राप्त होने वाले जो वक्र थे, इन वक्रों को नाम दिया गया अधिशोषण समतापी वक्र। इस प्रकार से जो प्राप्त वक्र थे, इन वक्रों को नाम दिया गया अधिशोषण समतापी वक्र। समतापी का मतलब समान ताप पर। जब वक्र को समान ताप पर बनाया गया, किसके किसके मध्य? अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब, तो इस तरह से बनने वाला जो वक्र था, इसको नाम दिया गया अधिशोषण समतापी वक्र। देखिए, वक्र किस प्रकार प्राप्त हुआ था? इसमें y अक्ष पर अधिशोषण की मात्रा, x अक्ष पर गैस का दाब। अब इसका वक्र देखें अपन। वक्र में हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो वक्र था, एक निश्चित ताप पर खींचा गया वक्र था। तो निश्चित ताप पर खींचे जाने के कारण से हमने इसे नाम दिया है अधिशोषण समतापी वक्र। अब बेटा, ये जो वक्र है आपका, ये वक्र 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। वक्र के 3 भाग है। एक तो हमें दिखाई दे रहा है सीधी रेखा के रूप में, वक्र हमें दिख रहा है तो सीधी रेखा के रूप में। दूसरा भाग हमें दिख रहा है इसका परवलयाकार, और तीसरा भाग हमें दिखाई पड़ रहा है जो है दाब अक्ष के साथ समांतर रूप में। तो वक्र आपका 3 भागों में बटा हुआ होता है। यहां हम देख रहे हैं आगे, अधिक दाब की अवस्था में वक्र आपका समांतर रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जिस दाब पर वक्र समांतर रेखा में परिवर्तित हो जाता है, वो दाब कहलाता है PS। PS को हम बोलते हैं संतृप्ति। PS का नाम होता है संतृप्ति दाब। संतृप्ति दाब क्या होता है? संतृप्ति दाब का मतलब अधिशोषक पदार्थ की सतह गैस के द्वारा पूर्णतः संतृप्त हो चुकी है। अधिशोषक पदार्थ की जो सतह है, वो गैस के द्वारा पूर्णतः संतृप्त हो चुकी है, अर्थात दाब में आगे कोई वृद्धि करने पर, आप आगे दाब को कितना भी बढ़ा लो, अधिशोषण की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद हम दाब को कितना भी आगे बढ़ा लें, अधिशोषण की मात्रा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। ये इसका मतलब है। कारण, क्योंकि इस अवस्था में अधिशोषक पदार्थ की जो सतह होती है, वो पूर्ण रूप से ढक चुकी होती है। अधिशोषक पदार्थ की सतह गैस के द्वारा पूर्ण रूप से जब ढक जाएगी, तो गैस अणुओं को सतह पर जुड़ने के लिए आगे कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा। यानी अधिशोषण की मात्रा में दाब वृद्धि से आगे कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो ये जो दाब था, इस दाब को हमने नाम दिया संतृप्ति दाब। तो इस तरह से ये जो वक्र है आपका, वक्र 3 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करते हैं इसका निम्न दाब पर। अब बेटा, निम्न दाब पर क्या दिखाई दे रहा है?
निम्न दाब पर आपको मूल बिंदु से होती हुई सीधी रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह निकला अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। जब दाब का मान कम है तो जैसे जैसे दाब बढ़ता जा रहा है, दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और ग्राफ आपको एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। या हम इसको लिख सकते हैं x/m इज इक्वल kp, एक अवस्था। फिर बेटा दूसरी स्थिति, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर। अब बेटा उच्च दाब पर क्या दिख रहा है? उच्च दाब पर यानी PS के बाद आप आगे कितना भी दाब बढ़ाओ, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, p की पावर 0। p की पावर 0 का मतलब है आप आगे दाब को कितना भी बढ़ाएं, दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x/m इज इक्वल kp पावर 0। पावर 0 का अर्थ हो जाता है 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/m इज इक्वल k, यानी अधिशोषण की मात्रा स्थिरांक हो गई। अधिक दाब की अवस्था में कितना भी दाब बढ़ाते जाए, अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी स्थिति आती है बेटा दाब की माध्यमिक सीमा में, मध्यम दाब की अवस्था में। अब बेटा हम मध्यम दाब की अवस्था में देखें तो मध्यम दाब में क्या दिख रहा है? x/m प्रोपोर्शनल टू। अब बेटा देखो, जब दाब का मान कम था तो अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ समानुपात का संबंध रख रही है, जिसमें दाब की पावर 1। जब दाब का मान उच्च है तो दाब का मान उच्च होने पर पावर का मान हो गया 0। निम्न दाब पर, निम्न दाब की अवस्था में दाब की पावर है 1, उच्च दाब की अवस्था में दाब की पावर है घात 0। तो माध्यमिक दाब की अवस्था में क्या होगा? दाब की पावर का जो मान आएगा वो 0 और 1 के मध्य का कोई मान होगा। भाई निम्न दाब पावर 1, उच्च दाब पावर 0, तो बीच की किसी अवस्था में, निम्न और उच्च दाब के बीच की अवस्था में दाब की पावर का मान हो जाएगा 1/n। और ये जो 1/n का मान होगा, 1/n का मान आपका 0 से तो बड़ा होगा और 1 की तुलना में छोटा। यहां पर 1/n की जो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी होगी और 1 की तुलना में छोटी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x/m इज इक्वल kp पावर 1/n। तो यहां पर अगर हम आगे इसमें n का मान ज्ञात करना चाहें, k का मान ज्ञात करना चाहें, तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए हम दोनों ओर लॉग लेते हैं। देखिए दोनों ओर लॉग लेने पर, जब दोनों ओर लॉग लिया जाएगा तो लॉग x/m इज इक्वल लॉग k। देखिए मल्टीप्लाई है, k और p के मध्य में गुणा हो रहा है, तो लॉग में जब गुणा होता है तो गुणा को हम प्लस कर देते हैं। आपने लॉग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। तो जो गुणा की राशि होती है
गुणा की राशि को हम प्लस के रूप में परिवर्तित करके लिखते हैं, तो गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस log p की पावर 1/n। अब देखिए आगे क्या स्क्रोल करना है, log x/n, इसको हम आगे कर लें, log p पावर 1/n प्लस log k। अब बेटा इसमें log का एक फॉर्मूला और लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, log m पावर n इज इक्वल n log m। जो पावर होती है वो आगे गुणा में आ जाती है, अगर हल करते समय इसमें कोई पावर लगी है तो पावर आपकी गुणा में आ जाएगी, तो n log m यानी पावर 1/n आगे आपको गुणा में मिलेगा, 1/n log p प्लस log k। अब बेटा देखिए हम इसमें 1/n का मान या हम इसमें k का मान इसे किस प्रकार निकालें। देखिए इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ की सहायता लेते हैं, हम इसमें एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ पर सरल रेखा समीकरण के अनुसार बनेगा। सरल रेखा समीकरण देखिए कैसे, ये हो गया आपका y इज इक्वल mx प्लस सी, ये आपका y बराबर mx प्लस सी जो है ये होता है एक सरल रेखा समीकरण। तो सरल रेखा समीकरण में आप इसको देखो, y अक्ष पर हमें क्या रखना है, y अक्ष पर रखना है log x/m, x अक्ष पर हम क्या रखेंगे log p, इसमें वक्र का ढाल व्यक्त करेगा 1/n को और अंतःखंड व्यक्त करेगा आपका log k को। तो इस तरह से हम यहाँ पर सरल रेखा समीकरण को ध्यान में रखते हुए इसका एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ की सहायता से हम यहाँ पर 1/n का मान, log k का मान आदि को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ग्राफ में y अक्ष पर log x/n, x अक्ष पर log p, इसका ढाल जो है वो धनात्मक ढाल है, तो इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा और इसमें ये जो है इसको कहा जाएगा अंतःखंड और अंतःखंड बराबर होगा log k के और ढाल बराबर होता है tan थीटा बराबर 1/n। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1/n का मान या n का मान ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर जो है स्थिरांक k के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह का जो वक्र हमको प्राप्त होता है, इस वक्र को नाम दिया गया अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषण समतापी क्यों कहा गया, एक निश्चित ताप पर वक्र खींचा गया है, अधिशोषण की मात्रा x/m और गैस के दाब P के मध्य, अधिशोषण की मात्रा x/m और गैस के दाब P के मध्य एक निश्चित ताप पर वक्र बनाया गया है, इस वक्र को नाम दिया गया अधिशोषण समतापी वक्र। फिर ग्राफ जो हमें मिलता है 3 भागों में बटा हुआ दिख रहा है, पहले सीधी रेखा के रूप में, फिर परवलयाकार और फिर आपका दाब अक्ष के समांतर। तो निम्न दाब का मतलब कम दाब की अवस्था में सीधी रेखा में दिखाई दे रही है, तो x/m में और p में आपका समानुपात का संबंध। उच्च दाब पर ग्राफ जो है दाब अक्ष के समांतर हो गया, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं मतलब दाब की पावर 0।
अब दाब की माध्यमिक सीमा में, माध्यमिक सीमा मतलब निम्न दाब और उच्च दाब के बीच की अवस्था में, निम्न दाब पर दाब की पावर आप देख रहे हैं 1 है, उच्च दाब पर आपको दाब की पावर दिखाई दे रही है 0। तो माध्यमिक सीमा में क्या होगा मान दाब की पावर का, 0 और 1 के बीच का कोई मान होगा। तो 0 और 1 के बीच के मान को हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर 1/n से, और 1/n की वैल्यू क्या होगी, 1/n की वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो स्थिरांक आ जाएगा के। हमने लॉग की सहायता से इस समीकरण को हल किया, और समीकरण को हल करके जो हम ग्राफ निकालेंगे, और ग्राफ की सहायता से हम इसका 1/n का मान और लॉग के का मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूरा था आपका फ्राइंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र। अब बेटा इसके बाद में आता है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। देखिए विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का मतलब क्या है। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से अधिशोषण की क्रिया गैस के लिए होती है, गैस का किसी ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, उसी प्रकार विलयनों का भी अधिशोषण संभव होता है। इसको अपन कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कोई रंजक पदार्थ का विलयन लिया जाए, किसी रंजक पदार्थ का विलयन लिया जाए, और रंजक पदार्थ के विलयन में अपन जांतव चारकोल को डालें और विलयन को हिलाएं। तो जांतव चारकोल को डालकर विलयन को हिलाने पर विलयन का रंग या तो हल्का पड़ जाता है, विलयन का रंग या तो हल्का पड़ जाएगा, या फिर विलयन का रंग पूर्णतः गायब हो जाएगा। तो रंग कहाँ चला गया? जांतव चारकोल के द्वारा रंजक अणुओं को सतह पर अधिशोषित कर लिया गया। जांतव चारकोल द्वारा रंजक अणुओं को सतह पर अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे रंग उड़ जाता है। तो ये जो है विलयन में अधिशोषण का एक उदाहरण। इसी प्रकार हम इसके और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसिटिक अम्ल का कोई विलयन बनाए, एसिटिक अम्ल का हमने एक विलयन लिया, और एसिटिक अम्ल के विलयन के अंदर हमने चारकोल डाल करके हिलाया। तो थोड़ी देर बाद अगर हम विलयन की दोबारा सांद्रता को नापेंगे, तो विलयन की जो सांद्रता होगी वो पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी। और विलयन की सांद्रता कम क्यों हुई? विलयन की सांद्रता के कम होने का कारण है कि जो आपका चारकोल था वो अधिशोषक पदार्थ का कार्य करता है, और इस चारकोल के द्वारा एसिटिक अम्ल के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया जाता है। चारकोल के द्वारा एसिटिक अम्ल के अणुओं को सतह पर अधिशोषित कर लिया जाता है। अब बेटा विलयन के लिए जो हम समीकरण काम में लेते हैं, वो समीकरण फ्राइंडलिच समीकरण ही होता है। विलयन में अधिशोषण के लिए जब हम उसकी गणितीय व्याख्या करते हैं, तो फ्राइंडलिच समीकरण का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। केवल एक छोटा सा फर्क होता है इसमें विलयन के लिए। ये फ्राइंडलिच समीकरण अभी आया था अधिशोषण समतापी वक्र से। तो विलयनों के लिए जो समीकरण होगा, इस समीकरण में x/m, यही समीकरण काम आएगा। छोटा सा परिवर्तन होता है इसमें। क्या परिवर्तन होता है? जहां पर हम गैस का दाब लेते हैं, पी लेते हैं, अब क्योंकि गैस तो है नहीं, क्या है यहाँ पर विलयन, गैसों की सांद्रता को दाब के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब विलयन है तो सांद्रता को आप मोल प्रति लीटर के रूप में व्यक्त करेंगे। P के स्थान पर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और पावर में वही 1/n। यहां पर C क्या रहेगा? C रहेगा विलयन की
सांद्रता। C क्या है? विलयन की सांद्रता x/m आपका अधिशोषण की मात्रा K क्या होगा? वही स्थिरांक और 1/m जो है सांद्रता की घात जो अधिशोषण से संबंधित है। ठीक। अब बेटा तो इस तरह से जो समीकरण अपन गैसों के अधिशोषण के लिए प्रयुक्त करते हैं वही समीकरण जो है विलयनों के अधिशोषण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। केवल इसमें एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन क्या करते हैं? जहां गैसों के लिए हमने गैस के दाब का प्रयोग किया था वहां हम इस समीकरण में क्या करेंगे? हम इस समीकरण में विलयन की सांद्रता का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम पहले के समान हल करते हैं। आगे लॉग लिया जाएगा दोनों साइड, लॉग x/m लॉग k मल्टीप्लाई का वही प्लस हो जाएगा c पावर 1/n फिर x/m आगे पीछे कर देते हैं इसको c की पावर 1/n लॉग के 1/n आगे आ जाएगा के। अब बेटा इसमें y बराबर mx प्लस c के अनुसार ग्राफ खींचा जाएगा। वही पहले के समान ग्राफ y अक्ष पर log x/m m ग्राफ का ढाल, x अक्ष पर log c और अंतः खंड आपका log k। तो बिल्कुल पहले के समान हमें ग्राफ इसमें प्राप्त होता है। यहां पर log x/m और log c। अब इसमें जो ढाल आएगा ढाल धनात्मक है, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। अंतःखंड में log k ग्राफ ऊपर की ओर क्यों जा रहा है भाई? ऊपर की ओर जाने का कारण है जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी, सांद्रता बढ़ने के साथ अधिशोषण की मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी, इसलिए ग्राफ आपका ऊपर की ओर जाता है, यानी ढाल जो है इसका धनात्मक होता है। और ढाल जब निकाला जाएगा तो ढाल निकालेंगे आप tan थीटा के माध्यम से और tan थीटा की वैल्यू आती है 1/n। तो इस तरह से ढाल जो है 1/n को व्यक्त करेगा और इसमें अंतःखंड के द्वारा स्थिरांक k को व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो स्थिरांक होते हैं इन स्थिरांकों का मान कई सारे कारकों का इन पर प्रभाव पड़ता है। आपका अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलेय पदार्थ के कणों का आकार, ये कई सारे कारक होते हैं जो आपके अधिशोषण की मात्रा पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, आपके अधिशोष्य के कणों, आपके अधिशोषक पदार्थ के कणों का आकार, तो कई सारे कारक जो है ये आपके अधिशोषण की मात्रा पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो इस प्रकार जैसे गैसों में अधिशोषण होता है ठीक उसी प्रकार का अधिशोषण विलयन अवस्था में भी पाया जाता है।